सुषमा नेहाल सोशियो में जो आज का विषय है वह है वर्ण। वर्ण सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित है। वर्ण और जाति को कई बार एक ही समझा जाता है, लेकिन यह दोनों ही सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से भिन्न है। वर्ण व्यवस्था भारतीय हिंदू संस्कृति और हिंदू परंपरा में बहुत ही प्रसिद्ध रही है, चर्चित रही है। कई शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। यह एक प्राचीन व्यवस्था रही है, लेकिन मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति में यह विशेष रूप से चर्चित रही है, उद्धृत रही है। भारतीय परंपरा में मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र मनु संहिता भी कहते हैं और प्राचीन स्मृति या प्राणभूत शास्त्र के रूप में मनुस्मृति को मान्यता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय हिंदू परंपरा में अन्य स्मृतियां प्रसिद्ध नहीं रही हैं, लेकिन मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति, जिसे कि प्राचीन हिंदू संविधान भी कहा जाता है, इस रूप में मनुस्मृति बहुत ही चर्चित रही है और वर्तमान में भी हिंदू पद्धति से जीवन यापन करने वाले लोगों पर मनुस्मृति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। परंपरानुसार यह स्वयंभू मनु द्वारा रचित मानी गई है और मनुस्मृति में ही वर्ण, आश्रम, संस्कार, सृष्टि उत्पत्ति, राज व्यवस्था, स्त्री धर्म, राजा के कर्तव्य, विवाद निर्णय, सेना प्रबंध, शिक्षाएं और अनेक परामर्श निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए आज वर्ण व्यवस्था को समझते हैं। वर्ण की उत्पत्ति के हिंदू मैथोडोलॉजी में कई सिद्धांत हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त सिद्धांत की अगर बात करें तो माना गया है कि ब्रह्मा के विराट स्वरूप से वर्ण की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से या उदर से वैश्य व पांव से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण का कार्य वेदाध्ययन और लोगों को शिक्षित करना है। क्षत्रिय का कार्य युद्ध, रक्षा, शासन संचालन से है। उदर या जंघा से वैश्य की उत्पत्ति होने के कारण वैश्यों का कार्य व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, व्यवसाय आदि से है। गीता के अनुसार जो स्तरीकरण हुआ है, यह स्तरीकरण कर्मों के द्वारा विभाजित किया गया है। सत्य, रज, तम गुणों के कारण वर्णों की उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है। यह तथ्य कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश के समय देते हैं और वो कहते हैं कि गुण व कर्म के अनुसार वर्ण निर्मित होते हैं और वर्ण बनाए गए हैं। उपनिषदों की अगर बात करें तो वैदिक काल में लिखे गए बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद में यह मान्यता है कि ब्रह्मा ने प्रारंभ में मात्र ब्राह्मणों की रचना की और ब्राह्मण जब सारे कार्यों में सक्षम नहीं हो पाए तो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संचालन के लिए क्षत्रियों की उत्पत्ति की गई, वैश्यों की उत्पत्ति और फिर शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। असल में यह कार्यों का विभाजन किया गया है, ऐसी मान्यता उपनिषदों में मिलती है। भारतीय समाजशास्त्र के जनक गोविंद सदाशिव घुरिये द्वारा इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया गया। इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य वह परिप्रेक्ष्य होता है जिसमें कि किसी भी समाज का अध्ययन करने में उस समाज के वांग, शास्त्र, साहित्यों के आधार पर समाज को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, व्याख्या की जाती है और चिंतन किया जाता है। इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से जी.एस. घुरिये ने अध्ययन किया और माना कि वर्ण का संबंध रंग से है। प्रारंभ में दो ही वर्ण थे, आर्य और दास या दस्यु, अर्थात आर्य गौर वर्ण के थे, दास या दस्यु कृष्ण वर्ण के। इसी वर्ण के कारण कार्यों का भी विभाजन इनमें हुआ और वर्ण रचना हुई। हालांकि के.एम. पाणिक्कर यह मानते हैं कि जन्म से नहीं कर्म से वर्ण का संबंध है।
वर्ण के अगर प्रकारों की बात की जाए तो 4 वर्ण भारतीय हिंदू परंपरा में हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय हिंदू परंपरा में यह मान्यता है कि ब्राह्मण का संबंध ज्ञान से है, शिक्षा से है, बौद्धिक गतिविधियों से, समीक्षा से है तथा ब्राह्मण वर्ण जो भी ज्ञान अर्जित करेगा उसे अन्य 4 वर्णों में वितरित करेगा। दूसरा, क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रियों के लिए जो मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं: परोपकार, प्रजा रक्षा, प्रबंधन, सैन्य गतिविधियाँ, सैन्य जानकारियाँ, दुष्टों को दंड देने का अधिकार, दान देना, प्रजा की रक्षा करना, यह प्रमुख कर्तव्य परंपरा में क्षत्रियों के माने गए हैं। यह भी मान्यता रही है कि क्षत्रियों को रक्षा, कौशल, शस्त्रों का अधिक ज्ञान होता है, तो इस कारण क्षत्रियों का ये दायित्व है कि अन्य तीनों वर्णों की रक्षा वह करें। अगला वर्ण है वैश्य। यह मान्यता है पारंपरिक रूप से कि वैश्य जो वर्ण है भरण पोषण का दायित्व, व्यापार करना, वाणिज्य करना, आयात निर्यात की समझ रखना और अन्य सभी तीनों वर्णों की भरण पोषण की जिम्मेदारी वैश्य वर्ण पर है। पशुओं की देखभाल भी वैश्य वर्ण के मुख्य कर्तव्यों में माना गया है। चौथा वर्ण है शूद्र और मान्यता यह रही है कि तीनों वर्णों के साथ में सहयोग के रूप में जो कार्य है शूद्रों के द्वारा निभाया जाएगा। उनकी सेवा संबंधित कार्यों को अपने उत्तरदायित्व में सम्मिलित करेंगे। वर्ण व्यवस्था की यदि महत्वता की बात की जाए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित है। इससे कहीं न कहीं सामाजिक आवश्यकताएं भी पूर्ण होती हैं। विशेषीकरण इसके अंतर्गत होता है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब आप एक ही कार्य को करते रहते हैं तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। व्यवसायों का क्योंकि वर्ण में पूर्व रूप से ही निर्धारण हो जाता है, इस कारण यह भी माना जा सकता है कि सामाजिक आर्थिक संघर्ष कम पैदा होते हैं। साथ ही जो रोजगार की और भरण पोषण की जो समस्या है और उस समस्या के कारण जो तनाव होने की स्थिति है वो घट जाती है क्योंकि व्यवसाय पहले से निर्धारित है और सभी वर्णों को अपना कार्य पहले से पता है। शक्ति संतुलन के रूप में भी वर्ण व्यवस्था को देखा जा सकता है क्योंकि ज्ञान, शास्त्र, शौर्य, अन्न, संपत्ति, सेवा, श्रम कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रखे गए हैं। इनको 4 वर्णों में बांट दिया गया है। रक्त शुद्धता की दृष्टि से भी वर्ण का महत्व माना गया है, जिस कारण विवाह और कई अन्य निषेध भी रखे गए हैं वर्णों में, ताकि अपनी अपनी पीढ़ियों में और एक दूसरे वर्ण की आनुवंशिक कमियां विस्तारित न हो, हस्तांतरित न हो। वर्ण व्यवस्था की अगर कमी या दोष की बात की जाए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में पहले से ही व्यवसाय निर्धारित कर दिए गए हैं, इसमें यदि कोई शूद्र वर्ण से संबंधित युवा नौजवान है और उसे क्षत्रिय, वैश्य या फिर ब्राह्मण से संबंधित कार्य अच्छे आते हैं तो उसे अन्य किसी वर्ण का कार्य करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, स्वीकृति नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण वर्ण से संबंधित व्यक्ति युद्ध, शस्त्र, कला, रक्षा दायित्वों या फिर वाणिज्य, व्यापार, फसलों से संबंधित कार्य करना चाहता है तो उसकी भी योग्यता सीमित हो जाती है। वर्ण व्यवस्था की यह एक कमी है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में है, जिस वर्ण से ताल्लुक़ रखता है, उस वर्ण से बाहर किसी दूसरे कार्य को करने में सक्षम होने के बावजूद भी उस कार्य को नहीं कर सकता। वर्ण व्यवस्था की अगर समीक्षा की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सामाजिक कार्यों और उत्तरदायित्वों का यह बहुत अच्छा सटीक विभाजन है, लेकिन
इसमें समस्या तब उत्पन्न हुई जबकि अपने अपने वर्णों को सभी श्रेष्ठ मानने लगे। वर्ण व्यवस्था कार्यों के विभाजन की दृष्टि से एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में हिंदू परंपरा में रही है, लेकिन जब वर्णों से जातिगत विभाजन होने प्रारंभ हो गए, साथ ही वर्णों में अपनी अपनी श्रेष्ठता की होड़ मचने लगी, तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था में अवैज्ञानिकता, असंतुलन उत्पन्न हो गया। फिर भी वर्ण व्यवस्था भारतीय हिंदू परंपरा की एक अच्छी पद्धति, कार्यों के विभाजन की एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में स्थापित हो सकती थी, यदि यह व्यवस्था आगे को चलती या आगे को अग्रसारित होती। अपने अगले वीडियो में इसी तरह से किसी नए विषय पर फिर बात करेंगे।